Hello everyone and welcome back to my channel Keeping Pace with the Education. My dear students, आज के इस वीडियो में we are going to discuss some more categories of logical reasoning types of questions. So let's deal with the first category. The first category is reasoning analogy. In this category आपको कुछ ऐसे examples दिए रहेंगे जिसमें आपको digits के बीच में जो भी logic है वो find out करके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आपको अप्लाई करना होता है. चलिए एक क्वेश्चन से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द पेयर विच इज सिमिलर टू द गिवन पेयर. 8:4. हमें एक पेयर दी हुई है और इसी से ही मिलती जुलती पेयर वी नीड टू फाइंड. नाउ इफ यू observe 8:4 carefully, you will find that 2 to the power 3 becomes 8 and 2 to the power 2 becomes 4. That is 2 cube is 8 and 2 square is 4. अब इसी तरीके से आपको यही लॉजिक किस ऑप्शन की पेयर पर फॉलो होता है ये आपको जानना है. तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए. Now if you talk about 27:9, then you can say 3 cube is 27 and 3 square is 9. Yes, so it is the correct option. And like this, mathematics का कोई भी लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो सकता है. तो सिर्फ आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि कौन सा लॉजिक है एंड इसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज ब्लड रिलेशंस. But before going to deal with these kind of questions, let's understand type of relationship and terminology in use. मतलब relationship के प्रकार के हिसाब से उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ये पहले हम समझ लेते हैं. उसके बाद इस कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. Here number 1 is mothers और fathers son. मतलब माँ का बेटा या फिर फादर का बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे ब्रदर. जैसे अगर मेरी माँ का बेटा है तो हम उसे कहेंगे ब्रदर. उसी तरीके से मदर्स और फादर्स डॉटर, तो वो आपकी कौन हुई? सिस्टर. उसी तरीके से थर्ड वन इज मदर्स और फादर्स ब्रदर, दैट इज अंकल, जिसे हम चाचा कहते हैं, है ना. मदर्स और फादर्स सिस्टर, जिसे हम बुआ या मौसी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बुआ और मौसी इन दोनों के लिए ही एक ही टर्मिनोलॉजी है, आंट. इसके बाद मदर्स और फादर्स फादर, तो हमारे मम्मी के पापा या फिर पापा के भी पापा को हम कहते हैं ग्रैंडफादर. मदर्स और फादर्स मदर, उसी तरीके से माँ की माँ को ग्रैंडमदर कहा जाता है या फिर अपने पिता की माँ को भी ग्रैंडमदर ही कहा जाता है. सन्स वाइफ, तो हमारे बेटे की बहू को कहा जाता है डॉटर इन लॉ. इसके बाद डॉटर्स हस्बैंड, तो हमारी बेटी के पति को कहा जाता है सन इन लॉ. मतलब दामाद को हम यहाँ पे कह रहे हैं सन इन लॉ. हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर, हमारे हस्बैंड की जो सिस्टर होती है या फिर किसी लड़के की वाइफ की जो सिस्टर होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं सिस्टर इन लॉ. वैसे हिंदी में इसे हम लोग एक तो ननद कहते हैं या फिर साली. इसके बाद हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर. नाउ सिमिलरली हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर मतलब पति का भाई या फिर पत्नी का भाई, उसे कहा जाता है ब्रदर इन लॉ. और हिंदी में आप इसे कह सकते हैं साला या फिर देवर. सिमिलरली ब्रदर्स सन मतलब हमारे भाई का बेटा, उसे इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू. नाउ द नेक्स्ट इज ब्रदर्स डॉटर. अगर भाई की बेटी है तो उसे कहा जाता है नीस. उसी तरीके से बहन का बेटा और बहन की बेटी को भी सेम टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं. अंकल और आंट्स सन, हमारे अंकल का बेटा या बेटी, उसे कहेंगे कजिन. सिस्टर्स हस्बैंड, हमारी बहन का पति, इसे कहा जाता है ब्रदर इन लॉ. उसी तरीके से ब्रदर्स वाइफ, भाई की वाइफ को कहा जाता है सिस्टर इन लॉ. सिमिलरली ग्रैंडसन्स और ग्रैंडमदर्स डॉटर, मतलब
पोते का बेटा या पोती का बेटा, जिसे कहा जाता है ग्रेट ग्रैंडडॉटर और ग्रेट ग्रैंडसन. Now let's try to solve the first question. We will read the question first carefully that what is given in the question. Ravi is a son of Aman's father's sister. रवि जो है वो किसका बेटा है? अमन्स फादर्स सिस्टर, अमन के पिता की बहन का बेटा है. साहिल इज द सन ऑफ दिव्या. साहिल दिव्या का बेटा है. हु इज द मदर ऑफ गौरव, जो कि गौरव की माँ है. एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, और दिव्या ग्रैंड मदर है किसकी? अमन की. अशोक इज द फादर ऑफ तान्या. अशोक तान्या का पिता है एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, और जो कि ग्रैंड फादर है रवि का. दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, और दिव्या अशोक की वाइफ है. अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या. आई विल एडवाइस यू कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप एक डायग्राम बना लीजिए कि कौन किसका किसके साथ क्या रिलेशन है. तो उससे आपको बहुत ही आसानी होगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर देखिए, अगर पूरा हम रिलेशन का स्टडी कर लेते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि आंसर सी इज करेक्ट आंसर हियर. रवि इज रिलेटेड टू दिव्या, बट हाउ ही इज रिलेटेड टू दिव्या? तो रवि जो है वो दिव्या का ग्रैंडसन है. सिमिलरली नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तान्या. अब गौरव की वाइफ तान्या से कैसे रिलेटेड है? ओके, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नीस, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ एंड डी इज मदर. तो ऊपर दी हुई सिचुएशन से ही आपको पूरा एनालिसिस करना है और उसके बाद आपको आंसर चेक करना है. तो यहाँ पर अगर हम पूरा फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कौन किसके साथ किस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो हमें ये पता चलता है हियर आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सिस्टर इन लॉ मतलब Gaurav's wife related to Tanya with the relation sister-in-law. Now, the next category is questions related to the logic Venn diagram. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई वेन डायग्राम दी जा सकती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. फॉर एग्जाम्पल हियर द क्वेश्चन इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स. अब यहाँ पर आपको पता करना है कि दी हुई चारों डायग्राम्स में से कौन सी डायग्राम ऐसी है जो करेक्ट सिचुएशन एक्सप्रेस कर रही है लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है. चलिए अब एक एक करके हम सारे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं. तो देखिए ए जो डायग्राम है इसमें एक कंप्लीट सर्कल दिया हुआ है, तो वो एक यूनिवर्सल सर्कल है जो रिप्रेजेंट करता है सारे एनिमल्स की कैटेगरी को. ठीक है, अब एनिमल्स जो है वो ही एलिफेंट्स होते हैं और वो ही लायंस होते हैं. तो यहाँ पे दो सर्कल्स हमने अंदर ले लिए हैं, मतलब एक सर्कल एलिफेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड सर्कल लायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब द बिग सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग एनिमल एंड टू स्मॉल सर्कल्स इनसाइड इट रिप्रेजेंटिंग एलिफेंट्स एंड लायंस. तो हाँ, ये सिचुएशन एकदम परफेक्टली हमारे स्टेटमेंट को मैच कर रही है, लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स. ओके, अब सेकेंड सिचुएशन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर देखिए लायंस के लिए सेपरेट सर्कल है, एनिमल्स के लिए सेपरेट सर्कल है और एलिफेंट्स के लिए सेपरेट सर्कल है. तो ये सिचुएशन एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती क्योंकि सारे एनिमल्स होते हैं, भले वो लायंस हो या फिर एलिफेंट्स हो. वैसे ही सी सिचुएशन भी मैच नहीं कर रही और डी सिचुएशन भी मैच नहीं करती है. तो उस हिसाब से हियर आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. लायंस एंड एलिफेंट्स हैव नो रिलेशनशिप टू ईच अदर but both are animals. Now the next category is verification of statements. In this category we have to verify statements given according to the situation. For example, here the question is given, a river always has. Now we have to check from the given options what river ऑलवेज हैज. हमें ये चेक करना है कि नदी के पास हमेशा क्या चीज होती है. सो ऑप्शंस आर गिवन हियर, बैंक्स मतलब नदी का किनारा, नंबर 2 बोट्स मतलब नाव, नंबर 3 डेल्टा,
नंबर 3 ट्रैबिटरीज, नंबर 5 फिशेस। तो अब देखिए फिशेस, ट्रैबिटरीज, डेल्टा, बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन एक चीज़ तो 100% श्योर है कि नदी मीन्स द रिवर ऑलवेज हैज़ बैंक्स। नदी है तो उसका किनारा 100% रहेगा। सो हियर द आंसर इज ए, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अ रिवर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बैंक्स। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABCD, इन्हीं से रिलेटेड कुछ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है और आपको उसके हिसाब से नेक्स्ट जो गिवन नंबर है उसके लिए कोड फाइंड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर द क्वेश्चन इज, इफ in a certain language, Noida is coded as OPJEB. How is Delhi coded in that language? देखिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको लेटर्स की पोजीशन चेक करनी है। हमें पता है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, तो आपको ABCDEFG लिखना है अप टू Z। ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, इस तरीके से 26 तक के आपको नंबर्स मार्क करने हैं और उसके बाद आपको पैटर्न चेक करना है। जैसे यहाँ पर OPJEB दिया हुआ है तो आपको इनकी नंबर सीक्वेंस मैच करना है कि कितने नंबर्स के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो उसी तरीके से दिल्ली इस वर्ड को आप कोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हियर DELHI, each letter in the word Noida is moved one step forward to form the code. एक स्टेप अगर हम आगे जाते हैं तो ही उसका कोड बनता है OPJEB. सो इन दिल्ली D विल बी कोडेड एज E, मतलब D की जगह हम E लेंगे, E एज F, E की जगह हम F लेंगे, L एज M, L की जगह M लेंगे और H की जगह हम I लेंगे. Thus, the code becomes EFMIJ. So here answer B means the second option is the correct answer. The next category is syllogism. In syllogism kind of questions, some statements will be given to you and you will have to given a conclusion with those statements. Now, according to statements given, you will have to conclude any option from the given option. For example, statement 1 is given, all heroes are villains. मतलब सारे heroes villains होते हैं. नंबर 2, all villains are zeros. जितने भी villains होते हैं वो zeros होते हैं. Some heroes are jokers. कुछ हीरोज जोकर्स होते हैं. अब इस पर से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? तो कंक्लूजन ये बनता है, सम जोकर्स आर हीरोज, कुछ जोकर्स ही हीरो बन जाते हैं. सम विलन्स आर जोकर्स, कुछ विलन्स जोकर बन जाते हैं. एंड सम जीरोज आर विलन्स. अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए डायग्राम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर एक पूरी कैटेगरी डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, मतलब जीरोज की कैटेगरी, उसके बाद उसमें विलन्स आते हैं और उसी में हीरोज आते हैं. ठीक है, और इसी तरीके से हमने जोकर्स की कैटेगरीज दे दी है. ओके, अब इस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी सिचुएशन मैच करती है दी हुई सिचुएशन को, ये आपको चेक करना है. तो हियर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट एंड द अबाउट डायग्राम इट इज क्लियर दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑल 1, 2 एंड 3 फॉलोज. तो वन स्टेटमेंट क्या है, ऑल हीरोज आर विलन्स, जितने भी हीरोज होते हैं वो विलन्स होते हैं. ऑल विलन्स आर जीरोज, जितने भी विलन्स होते हैं जीरोज होते हैं. और उसके बाद थर्ड है सम हीरोज आर जोकर्स. Do like as well as share my video and do not forget to subscribe my channel so that as soon as I post my next video you will be getting notification of that.